सुप्रभात बच्चों। आज हम भारत की खोज कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में से आज हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था, तलाश का कुछ पार्ट हमारा रह गया था, तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा तलाश में हमारा आज का टॉपिक है जन संस्कृति। तो आज हम जन संस्कृति के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले उसमें हमने भारत की विविधता के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आइए हम जन संस्कृति के बारे में चाचा नेहरू जी हमें क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने क्या लिखा है अपने इस लेख में, तो हम आज जानेंगे। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था, और इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। लोग प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उनसे उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पर याद था, पर अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धत करते थे या फिर किसी प्रचलित रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक उपदेश निकलता हो। रोज़मर्रा के जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुराकथाएं एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम। इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता था। मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान में देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयव वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा होता था। कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गाँव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहार पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय भी मुग्ध हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती है कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हो और इनके पास कुछ करने के ज़्यादा अवसर हों। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थीं और उनकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी जो हजारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था।